कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो हमारा जो है लगातार रीतिकाल चल रहा था, रीतिकाल ही हम पढ़ रहे थे और रीतिकाल के अंतर्गत आज हम करने जा रहे हैं पद्माकर जी को। देखते हैं पद्माकर जी को। और उससे पहले ये अपनी किताब है, आप हर वीडियो में देख ही लेते हैं, अपनी ही किताब है तो अपनी किताब को अपनी वीडियो में ही देखेंगे और तो कौन दिखाएगा भैया, या फिर आप दिखा सकते हो। आचार्य पद्माकर की बात करें तो ज़्यादा बातें मैं अब नहीं करूंगा। जन्म जो है इनका 1753 ईस्वी सागर में हुआ था। निधन जो इनका 1833 ईस्वी कानपुर में हुआ था। ठीक है ना, जन्म 1753 ईस्वी सागर में, निधन 1833 ईस्वी कानपुर में। पिता मोहनलाल भट्ट थे, पिता इनके मोहनलाल भट्ट थे। पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारे लाल था। क्या था? पद्माकर का वास्तविक नाम प्यारे लाल था। पद्माकर की रचनाएं, ठीक है ना, सॉरी, ये तलंग ब्राह्मण थे। इनके पिता भी कविता लिखते थे, इनके वंशज अभी भी कविता लिखते हैं और कवीश्वर कहे जाते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार इनके पिता भी कविता लिखते थे, इनके वंशज अभी भी कविता लिखते हैं और कवीश्वर कहे जाते हैं। कवीश्वर कहे जाते हैं किनके? पद्माकर के। ठीक है ना, पद्माकर के वंशज जो है कवीश्वर कहे जाते हैं। इनके पिता भी कविता लिखते थे, इनके वंशज भी कविता लिखते हैं और पद्माकर तो कविता लिखते थे इसलिए हम उनको पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई किंतु परंतु वाली बात है नहीं। अब राजाश्रय की बात करते हैं। राजाश्रय की बात करते हैं कि जो पद्माकर है वो किस किस के राजाश्रय में रहे थे। पद्माकर जो है वो किस किस के राजाश्रय में रहे थे, तो बात करते हैं राजाश्रय की। ये सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा के राजाश्रय में भी रहे थे। सागर नरेश रघुनाथ राव अप्पा के राजाश्रय में रहे थे। महाराज जैतपुर के राजाश्रय में रहे थे। सुमरा निवासी नोने अर्जुन सिंह के राजाश्रय में रहे थे। सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी, जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर सिंह है, के राजाश्रय में रहे थे। ठीक है ना, सुजाउदौला के जागीरदार गोसाई अनूप गिरी, जिनका उपनाम था हिम्मत बहादुर सिंह। इन्हीं पर उन्होंने हिम्मत विरुद्धावली की रचना की थी। इन्हीं के आश्रय में पद्माकर ने हिम्मत विरुद्धावली की रचना की थी। सतारा के रघुनाथ राव, उदयपुर के नरेश महाराज भीम सिंह, ग्वालियर के महाराजा दौलतराव सिंधिया, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह और उनके पुत्र जगत सिंह। इन्हीं के बारे में मैं मतीराम वाली वीडियो में बताकर गया था कि इनके बारे में डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास में और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में थोड़ा सा भेद नजर आता है। वो ये है कि कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको आचार्य शुक्ल ने, ठीक है ना, कुछ इनमें से ऐसे हैं जिनको आचार्य शुक्ल ने क्या माना है कि उनका कहना है, थोड़ा सा मैं बता ही दूँ आपको। आचार्य शुक्ल उनके बारे में क्या लिखते हैं? ठीक है ना, आचार्य शुक्ल क्या लिखते हैं कि एक तो नागपुर के महाराज रघुनाथ राव अप्पा, ये, ठीक है ना। अब डॉक्टर नगेंद्र के इतिहास में तो रघुनाथ राव अप्पा किसके आश्रयदाता थे? पद्माकर भट्ट के। लेकिन शुक्ल के अनुसार ये किसके थे? ठीक है ना, उनके पिता मोहनलाल भट्ट के। ये थोड़ा सा ज़्यादा आप सोचना मत इसके बारे में, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं बस, बाकी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है इससे। ठीक है ना। उसके अलावा ये कहते हैं महाराज प्रताप सिंह का भी इनको आश्रय प्राप्त था। महाराज प्रताप सिंह जो थे
उनका आश्रय भी इनके पिता को प्राप्त था। और इनके पिता को ही बहुत सी किताबों में ऐसा कहा गया है कि प्रताप सिंह ने पद्माकर को कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। लेकिन आचार्य शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि नरेश महाराज प्रताप सिंह के यहाँ जा रहे, जहाँ इन्हें कविराज शिरोमणि की पदवी और अच्छी जागीर मिली। उन्हीं के पुत्र सुप्रसिद्ध पद्माकर जी हुए। उन्हीं के पुत्र मतलब कविराज शिरोमणि के। तो इनके पिता जो थे मोहनलाल भट्ट, आचार्य शुक्ल के अनुसार। बाकी कुछ किताबों में यह भी कहा गया है कि प्रताप सिंह ने किसको दी थी कविराज शिरोमणि की उपाधि? पद्माकर को। अगर कहीं ऐसा आ जाए कि कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे मिली थी, वैसे तो कविराज थे ये और अच्छे कवि थे, ऋतिक काल के कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि थे पद्माकर, ठीक है ना। तो कविराज शिरोमणि थे। अगर किताब प्रश्न आ जाए कि कविराज शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई थी, अगर वहाँ नाम पद्माकर आए और मोहनलाल भट्ट न आए तो पद्माकर ही होगा, और अगर वहाँ नाम मोहनलाल भट्ट आ जाए तो फिर मोहनलाल भट्ट होगा, इनके पिता ही होंगे, ये ध्यान रखना। वैसे शुक्ल ने इनके पिता को ही कहा है कि प्रताप सिंह ने, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह ने उनको कविराज शिरोमणि की उपाधि दी थी। जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के आश्रय में भी पद्माकर रहे थे और उनके पुत्र जगत सिंह के आश्रय में भी रहे थे। प्रताप सिंह के आश्रय में उन्होंने प्रताप विरुद्धावली लिखी थी और जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद लिखा था। जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद लिखा था, जिसमें 731 छंद और 6 प्रकरण कुछ ऐसा कुछ है, ठीक है ना। बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है जगत विनोद जो है। जगत विनोद जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसके बारे में देख लेंगे। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। पद्माकर राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते थे। पद्माकर जो थे वो रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि थे। पद्माकर राजाओं की तरह ठाट बाट से रहते थे। पद्माकर के समय में जब पद्माकर जी लिख रहे थे उसी समय उर्दू में मीर, नजीर और अकबरावादी गालिब लिख रहे थे, ठीक है ना। मीर, नजीर, अकबरावादी और गालिब लिख रहे थे। जिस समय पद्माकर लिख रहे थे उसी समय उर्दू में मीर, नजीर, अकबरावादी और गालिब लिख रहे थे। पद्माकर ने अपनी रचनाओं में मेलों, तीज त्योहार, होली और दिवाली का वर्णन किया है। मेलों, तीज त्योहार, होली और दिवाली का वर्णन किया है। अब ये आए कि किसने अपनी रचनाओं में होली का या फाग का विस्तार से वर्णन किया है, तो पद्माकर का नाम आ जाएगा। या भारतीय त्योहारों का वर्णन विस्तार से किसने किया है, तो पद्माकर का नाम आ जाएगा। मतलब रीतिकाल के कवियों में अगर त्योहारों के, ठीक है ना, वर्णन की बात आएगी तो वो पद्माकर का नाम आएगा, ठीक है। पद्माकर ने अंतिम समय में कानपुर में गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर ने अंतिम समय में कानपुर में गंगा लहरी की रचना की थी। कहाँ? कानपुर में गंगा लहरी की रचना की थी। इनको रोग हो गया था, उसी रोग से मुक्ति के लिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी। पद्माकर ने सागर नरेश अप्पा साहब को, किसने? पद्माकर ने सागर नरेश अप्पा साहब को एक छंद सुनाया था, जिस पर प्रसन्न होकर श्री रघुनाथ राव अप्पा ने 1 लाख मुद्रा पुरस्कार स्वरूप दी थी। 1 लाख मुद्रा और कितने हाथी थे? 1 मिनट। कहाँ गया? अभी तो लिखा था। चलो अपने के शुक्ल में देख लेते हैं।
था कुछ ऐसा ही, 1 लाख मुद्रा, कुछ हाथी और कुछ ज़मीन, ऐसा कुछ दिया था इनको सुनाने पर, कुछ हाथी कुछ, ठीक है ना, ऐसा कुछ था। एक के लिए 1 लाख मुद्राएं नहीं दी थी। आ जाएगा, हो सकता है इसी में आगे आ जाए, कोई बात नहीं, ठीक है ना। पद्माकर के समय में ही बंगाल में राजा राम मोहन राय, पद्माकर के समय में ही बंगाल में राजा राम मोहन राय आर्य सभा और ब्रह्म समाज, आर्य सभा और ब्रह्म समाज के माध्यम से पारंपरिक रूढ़ियों का विरोध करते हुए नए मूल्यों की स्थापना कर रहे थे। याद रख लेना, जिस समय पद्माकर लिख रहे थे उस समय मीर, उर्दू में मीर, ठीक है ना, अकबराबादी और गालिब भी लिख रहे थे। जिस समय पद्माकर लिख रहे थे उसी समय उर्दू में मीर, अकबराबादी और गालिब भी लिख रहे थे। जिस समय पद्माकर लिख रहे थे उसी समय बंगाल में राजा राम मोहन राय रूढ़ियों का विरोध कर रहे थे। पद्माकर के समय में रीतिकालीन विषय वस्तु बुरी तरह पिट चुकी थी। पद्माकर के समय में रीतिकालीन विषय वस्तु बुरी तरह पिट चुकी थी। पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें नई चमक पैदा की। बहुत ही महत्वपूर्ण है। पद्माकर के समय में रीतिकालीन विषय वस्तु बुरी तरह पिट चुकी थी। पद्माकर ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसमें नई चमक पैदा की। सुग्रा के नोने अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। किसने? सुग्रा के नोने अर्जुन सिंह ने, सुमरा या सुग्रा दोनों ही हो सकता है, इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। पद्माकर को मंत्र गुरु, अपना मंत्र गुरु किसने बनाया था? अर्जुन सिंह ने। इतने याद रख लेना, अर्जुन सिंह ने इन्हें अपना मंत्र गुरु बनाया था। इनकी रचनाएं बात करें तो इनको ट्रिक के माध्यम से करवा देंगे, चिंता मत करो, एक बार सिर पढ़ लो। पद्माभरण, प्रताप सिंह विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, जगत विनोद, राम रसायन, गंगा लहरी, राजनीति और ईश्वर पचीसी। अब इन रचनाओं को हम कैसे कर सकते हैं? इन रचनाओं को करेंगे हम ऐसे। पहले तो हम लिखेंगे पद्माकर, पद्माकर। अब हम बात करेंगे इनकी रचनाओं की। प्रमुख रचनाएं, प्रमुख रचनाओं की बात करें तो 1 नंबर पर आ जाएगा पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण। कोई समस्या नहीं है ना, आसानी से याद हो जाएगी। पै से पद्माकर और पै से पद्माभरण, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आसानी से याद कर लोगे। पै से पद्माकर और पै से पद्माभरण। उसके बाद पै से प्रताप सिंह दावली, प्रताप सिंह विरुद्धावली। पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, याद कर लोगे। अब प्रताप पै नहीं छोड़ना है, लेकिन प्रताप सिंह विरुद्धावली आ गया तो विरुद्धावली का एक और लिख देते हैं, हिम्मत बहादुर। ये हिम्मत बहादुर भी हो सकता है, हिम्मत विरुद्धावली भी हो सकता है, थोड़ा सा हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इससे हमने क्या किया, पै को हम नहीं छोड़ेंगे, हम पद्माभरण, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली और विरुद्धावली से हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। फिर पै पर आ जाइए, फिर प्रबोध पचासा। अब प्रबोध पचासा से अच्छा, प्रबोध पचासा से कली पचीसी,
है ना, याद हो जाएगा। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, विरुद्धावली से हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, फिर वापस पै पर आ जाओ प्रबोध पचासा, पचासा से कली पचीसी। उसके बाद आ जाएगा जगद विनोद राम रसायन, जगद विनोद राम रसायन और गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन और गंगा लहरी। इसके बाद आएगा राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। एक बार देख लेते हैं रचना सही है क्या। पद्माभरण प्रताप सिंह विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, प्रबोध पचासा, कली पचीसी, जगद विनोद राम रसायन, गंगा लहरी, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। बिल्कुल सही है। अब इनको मैं करवा दूंगा। अब देखो, 1 नंबर पर पद्माभरण, 2 नंबर पर प्रताप सिंह विरुद्धावली, 3 नंबर पर हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, 4 नंबर पर प्रबोध पचासा, 5 नंबर पर कली पचीसी, 6 नंबर पर जगद विनोद, 7 नंबर पर राम रसायन, 8 नंबर पर गंगा लहरी, 9 नंबर पर राजनीति, 10 नंबर पर ईश्वर पच्चीसी। ये दोनों जो रचनाएं हैं ये बहुत कम जगह मिलती है। वैसे इनको ये मिलेगी बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में, बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में, ठीक है ना। बच्चन सिंह के हिंदी साहित्य के इतिहास में ये 2 रचनाएं मिलेंगी पद्माकर की, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। बाकी ये सभी है तो आसानी से याद कर सकते हैं। पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण, पै से पद्माकर, पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली। और प्रताप सिंह विरुद्धावली के विरुद्धावली से आप ले लोगे हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। इसके बाद फिर आप पै पर आ जाइए प्रबोध पचासा, पचासा से आप आ जाइए कली पचीसी। और आगे वाली आपको याद करनी है एक लय के साथ कि जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, 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 जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। और इसके बाद आ जाता है राजनीति और ईश्वर पच्चीसी, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। पद्माभरण प्रताप सिंह विरुद्धावली प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। प्रताप सिंह विरुद्धावली प्रताप सिंह के, जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी प्रताप सिंह विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली ये सजाऊदौला के सेनापति थे, अनूपगिरी उन्हीं का नाम था, ठीक है ना, हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। तो उन्हीं पर ये हिम्मत बहादुर विरुद्धावली लिखी गई थी। प्रबोध पचासा और कली पचीसी, प्रबोध पचासा, कली पचीसी और जगद विनोद। जगद विनोद जो है वो जयपुर के महाराज प्रताप सिंह के पुत्र थे, जगत सिंह, उन्हीं पर लिखी गई थी, उन्हीं के आश्रय में जगद विनोद लिखी थी। फिर राम रसायन की रचना हुई। गंगा लहरी की हम बात करें, गंगा लहरी की हम बात करें तो गंगा लहरी अंतिम समय में लिखी गई थी। ये इनकी अंतिम रचना भी मानी जाती है। अंतिम समय में लिखी गई थी। कहाँ लिखी गई थी? कानपुर में लिखी गई थी। इनको कोई रोग हो गया था, जहाँ तक मुझे याद है कुष्ठ रोग हो गया था, तो उसके लिए इसकी रचना हुई थी। और जो ये प्रबोध पचासा है ये भक्ति संबंधी ग्रंथ है। ऐसा ही है क्या? बता देता हूँ मैं आपको। विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ है। विराग और भक्ति रस से पूर्ण ग्रंथ है। ये भी बांदा में लिखा गया था। अपने घर आ गए थे, ये बांदा में अपने घर आ गए थे, वहीं पर इन्होंने प्रबोध पचासा की रचना की थी। भक्ति और विराग से परिपूर्ण ग्रंथ है ये। क्या? भक्ति और विराग से परिपूर्ण। एक और ग्रंथ है जिसका नाम है, वो नॉर्मल रचना भी हो सकती है, एक्स्ट्रा है, जो शुक्ल में दी गई है, गणगौर। गणगौर, ठीक है ना, अलग से नोट कर लेना गणगौर को। कोई कविता है या क्या है इसके बारे में विस्तार से नहीं बताया गया, केवल शुक्ल में यह बताया गया है कि गणगौर भीम सिंह की आज्ञा से गणगौर का चित्रण किया गया था। गणगौर का चित्रण किया गया था किसकी आज्ञा से? भीम सिंह की आज्ञा से। यह गणगौर इनकी एक रचना और मानी जाती है। इसके अलावा और है कि एक रचना और बता दूं मैं आपको चलते चलते, वो है हितोपदेश का भाषा अनुवाद।
हितोपदेश का भाषानुवाद। हितोपदेश का जो भाषानुवाद है, हितोपदेश का भाषानुवाद, ये किसके? ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया, दौलतराव सिंधिया के सेनापति, सिंधिया के सेनापति उद्दा जी के कहने पर, किसके कहने पर? उद्दा जी के कहने पर, ठीक है ना। उद्दा जी के कहने पर, ठीक है ना। हितोपदेश का भाषानुवाद, ये इनकी रचनाएं थी। हितोपदेश का भाषानुवाद और गणगौर, ये भीमसिंह के आगे से की गई थी, ये इनकी रचनाएं हैं। आगे पढ़ते हैं इनके बारे में। पद्माभरण, पद्माभरण की रचना जो है 1810 ईस्वी में की गई थी। पद्माभरण की रचना जो है कब की गई थी? रचना है हमारे पास पद्माभरण, कब हुई थी इसकी रचना? 1810 ईस्वी में। अलंकार ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है। क्या है ये? अलंकार ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है। अलंकार ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है। अलंकार ग्रंथ है और प्रबंध काव्य है। उसके बाद आता है विरुद्धावली। विरुद्धावली या फिर इसे हम कहेंगे प्रताप सिंह विरुद्धावली। ठीक है ना। जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। 117 छंद है इसमें। प्रताप सिंह विरुद्धावली में 117 छंद है। प्रताप सिंह विरुद्धावली वायवीय प्रशस्ति है, वायवीय प्रशस्ति है। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ कल्पना का शाब्दिक व्यायाम है। कहीं हाथियों का वर्णन तो कहीं ऊंटों का, किताबी घोड़ों का वर्णन अत्यंत उबाऊ है। बच्चन सिंह जी लिखते हैं इनके बारे में। बच्चन सिंह जी इनके बारे में लिखते हैं। कटिंग हो गई है थोड़ी सी। मिल जाएंगे क्या पद्माकर जी? मिलेंगे, क्यों नहीं भैया। ये लिखते हैं पेज संख्या 207 पर, प्रताप विरुद्धावली जो है वो वायवीय प्रशस्ति है। प्रताप सिंह विरुद्धावली जो है वो वायवीय प्रशस्ति है। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। ये जो मैं आपको कहता हूँ ना, वो ऐसे ही नहीं, हवा में नहीं कहता कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास से, डॉक्टर नगेंद्र के हिंदी साहित्य के इतिहास से विशेष रूप से जो भी पढ़ाया जाता है, जो भी प्रश्नोत्तर करवाए जाते हैं, वो विशेष रूप से तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, और उसके अलावा डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, और अन्य जो हेल्प ली जाती है वो ली जाती है बच्चन सिंह का हिंदी साहित्य का इतिहास, गणपति चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का इतिहास, हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, ये और राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य का इतिहास, इन सभी की हेल्प ली जाती है। और ये सभी पढ़कर ही मैं आपके सामने लेकर आता हूँ, तभी तो मुझे ये ध्यान रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ लिखी हुई है। एक बार फिर बता दूँ, प्रताप सिंह विरुद्धावली वायवीय प्रशस्ति है। वास्तविक युद्ध कोई नहीं है, सिर्फ युद्ध का शाब्दिक व्यायाम है। कहीं हाथियों का वर्णन है तो कहीं ऊंटों का, कहीं हाथियों का वर्णन है तो कहीं ऊंटों का। किताबी घोड़ों का विवरण अत्यंत उबाऊ है। किताबी घोड़ों का विवरण अत्यंत उबाऊ है। वो कह रहे हैं कि वायवीय हवा में ही युद्ध का वर्णन किया गया। प्रताप सिंह विरुद्धावली जो है ना, उसमें हवा में ही वर्णन किया गया है। भी कहीं ऊंटों का वर्णन है, कहीं हाथियों का। अब जहाँ ऊंट चलते हैं वहाँ हाथी कैसे चलेंगे? ठीक है ना।
तो कहने का मतलब कभी रेगिस्तान का कभी मैदानी जगह का समझ में नहीं आ रहा, बस उन्होंने वर्णन कर दिया, उन्हें ये नहीं पता कि जगह कौन सी है, रेगिस्तान में युद्ध हो रहा है कि कहाँ युद्ध हो रहा है, इस तरह से तो ऐसे ही चलते गए। किताबी घोड़ों का वर्णन जो है अत्यंत उबाऊ है बच्चन सिंह के अनुसार। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, आगे आती है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। हिम्मत बहादुर विरुद्धावली की बात करें तो 212 या 211 छंदों में रचित है। ये जो रचना है 212 या 211 छंदों में रचित है। कितने में? 212 या 211 छंदों में रचित है, ठीक है ना। 212 या 211 छंदों में रचित है। सुजाउदौला के सेनापति, वास्तविक नाम अनूप गिरी। हिम्मत बहादुर जो थे वो सुजाउदौला के सेनापति थे, वास्तविक नाम इनका क्या था? अनूप गिरी था, उपनाम हिम्मत बहादुर था। प्रबंध काव्य, ये क्या है? प्रबंध काव्य है। कौन सी रचना? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। फिर आता है प्रबोध पचासा। प्रबोध पचासा की बात करें तो ये भी प्रबंध काव्य है। प्रबोध पचासा की बात करें तो ये भी प्रबंध काव्य है और ये भक्ति और विराग से संबंधित है, जो इन्होंने अपने घर पर ही, बांदा जिले में इनका घर था, वहीं बैठकर इन्होंने लिखा था आचार्य शुक्ल के अनुसार। प्रबोध पचासा भक्ति और विराग से संबंधित ग्रंथ है प्रबोध पचासा और प्रबंध काव्य है। उसके बाद आता है कली पचीसी। उसके बाद आता है कली पचीसी। फिर आता है जगद विनोद। फिर आता है जगद विनोद। जगद विनोद जो रचना है ये प्रताप सिंह के पुत्र जगत सिंह पर लिखी गई है या उनके आश्रय में लिखी गई है। इसमें 6 प्रकरण और 731 छंद है। 6 प्रकरण और 731 छंद है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ये। जगद विनोद जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रताप पद्माकर के बारे में अधिक पूछेंगे तो कौन सी रचना के बारे में पूछेंगे? ये पूछा जाता है कि फाग का, मेलों का, त्योहारों का, गणगौर का वर्णन किस कवि ने किया है? तो पद्माकर ने किया है। सर्वश्रेष्ठ कवियों की श्रेणी में कौन आते हैं? तो पद्माकर आते हैं, ठीक है ना। ऐसे कुछ आगे कथन है वो पूछे जाएंगे। उसके अलावा रचनाओं की बात पूछी जाएगी तो रचना इनकी प्रताप सिंह विरुद्धावली पूछी जाएगी और सबसे पहले पूछी जाएगी इनकी जगद विनोद। जगद विनोद जो है जिसमें 6 प्रकरण है और 731 छंद है। रचनाओं की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले इनकी रचना जगद विनोद के बारे में ही पूछा जाएगा कि उसमें कितने प्रकरण और कितने छंद है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास भी प्रकरणों में ही विभाजित है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास भी प्रकरणों में ही विभाजित है। तो इसमें 6 प्रकरण है और 731 छंद है। महाराज प्रताप सिंह के पुत्र महाराज जगत सिंह के समय में भी जयपुर रहे और उन्हीं के नाम पर अपना प्रसिद्ध ग्रंथ जगद विनोद जो है वो निकाला था। जगद विनोद। डॉक्टर बच्चन सिंह के अनुसार, डॉक्टर बच्चन सिंह क्या लिखते हैं? पद्माकर के यश का आधार जगद विनोद है। देख लो, ठीक है ना, इसलिए कह रहा हूं पद्माकर के यश का आधार, पद्माकर के यश का आधार जो है वो जगद विनोद है। पद्माकर के यश का आधार जो है वो जगद विनोद है। ऐसा किसने कहा था? बच्चन सिंह ने कहा था। इसमें नायिका का सौंदर्य भाव, उद्दीपन विभाव अधिक प्रभावशाली है। इसमें नायिका का सौंदर्य भाव, उद्दीपन विभाव अधिक प्रभावशाली है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को मिलाने में है। पद्माकर का काव्य सौंदर्य ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को मिलाने में है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगद विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। मतीराम जी के रसराज के समान पद्माकर जी का जगद विनोद अर्थात मतीराम के रसराज के साथ, मतीराम के रसराज के साथ किसकी तुलना की गई है? पद्माकर के जगद विनोद की तुलना की गई है। मतीराम के रसराज के साथ किसकी तुलना की गई है? पद्माकर के जगद विनोद की तुलना की गई है। जगद विनोद में क्या है? 6 प्रकरण और 731 छंद है। रसराज में क्या है? रसराज किसकी रचना है? मतीराम की रचना है। रचना काल क्या था? 1633 से लेकर 1643 ईस्वी में स्वतंत्र रूप से लिखी गई थी, किसी के आश्रय में नहीं लिखी गई थी। ये जो रसराज है ये भानुदत्त की रसमंजरी और रस तरंगणी के आधार पर लिखी गई थी। इसके साथ साथ रहीम की बरवे नायिका भेद के आधार पर भी लिखी गई थी। रहीम की रचना बरवे नायिका भेद के आधार पर भी रसराज की रचना हुई थी, ठीक है ना।
श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन है। इसमें श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का, श्रृंगार रस एवं नायिका भेद का विशद विवेचन है। काव्यांगों के लक्षण दोहों में है। जगद विनोद में काव्यांगों के जो लक्षण है वो दोहों में है। जगद विनोद में काव्यांगों के जो लक्षण है वो दोहों में है। जगद विनोद में काव्यांगों के जो लक्षण है वो दोहों में है। इसके बाद आती है 7 नंबर पर इनकी रचना आती है राम रसायन। राम रसायन ये वाल्मीकि कृत रामायण पर आधारित है। ये वाल्मीकि कृत रामायण पर आधारित है। और अंत में आती है इनकी रचना गंगा लहरी। अंत में इनकी रचना आती है गंगा लहरी। पद्माकर को अंतिम दिनों में कुष्ठ रोग हो गया था। पद्माकर को अंतिम दिनों में कुष्ठ रोग हो गया था। कुष्ठ रोग के लिए तुलसीदास जी ने भी रचना की थी। किसकी की थी? हनुमान बाहुक की। कुष्ठ रोग से निवारण के लिए, कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुलसीदास जी ने भी हनुमान बाहुक की रचना की थी। उसी तरह इन्होंने भी गंगा लहरी की रचना की थी। किन्होंने? पद्माकर ने। और इस कृति का निर्माण जगत सिंह के राजाश्रय में हुआ था। जगत सिंह के राजाश्रय में हुआ था। राजनीति और ईश्वर पच्चीसी ये रचना इनकी और है। राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। बच्चन के अनुसार पद्माकर की रचनाएं, बच्चन के अनुसार पद्माकर की रचना ये है। बच्चन सिंह के अनुसार पद्माकर की रचना ये है। 1 नंबर पर है अनूप गिरी हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। अनूप गिरी हिम्मत बहादुर की विरुद्धावली। अनूप गिरी हिम्मत बहादुर की विरुद्धावली। विरुद्धावली में रू छोटा आएगा, ठीक है ना। फिर आता है ईश्वर पच्चीसी। फिर आता है जगद विनोद। फिर आता है गंगा लहरी। फिर आता है यमुना लहरी। फिर आता है प्रबोध पचासा। फिर आता है राम रसायन। फिर आता है पद्माभरण। फिर आता है अलीजा प्रकाश। फिर आता है आलीजा प्रकाश। फिर आता है आलीजा प्रकाश। अब बच्चन सिंह के अनुसार इनकी जो अलग रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? ईश्वर पच्चीसी, यमुना लहरी, राजनीति और आलीजा प्रकाश। ये अलग रचनाएं हैं जो बच्चन सिंह ने मानी है पद्माकर की। कौन कौन सी? 2 हम पढ़ चुके थे, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। कौन कौन सी रचनाएं पढ़ चुके थे? 2, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। ये 2 रचनाएं हम पढ़ चुके थे। और 2 कौन सी आ गई हमारे सामने? यमुना लहरी और आलीजा प्रकाश। यमुना लहरी और आलीजा प्रकाश। यमुना लहरी और आलीजा प्रकाश। बाकी सभी वही है, कोई समस्या नहीं है। यमुना लहरी जो है वो किसकी रचना है? यमुना लहरी जो और किसकी रचना है? ये है ग्वाल कवि की रचना। यमुना लहरी जो है ये ग्वाल कवि की रचना है। कब लिखी गई थी ये कुछ जगह 1822 है तो कुछ जगह 1824 ईस्वी दिया गया है। यमुना लहरी की रचना कब हुई थी? 1824 ईस्वी में। किसकी रचना है ये है ग्वाल कवि की। ग्वाल कवि की रचनाओं की बात करें तो ये ग्वाल कवि की ये प्रथम रचना मानी जाती है। यमुना लहरी जो है ग्वाल कवि की प्रथम रचना मानी जाती है, जिसकी रचना 1824 ईस्वी में थी। ग्वाल कवि की रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले यमुना लहरी आती है। फिर आता है रसिकानंद और फिर आता है क्या नाम था? हमीरहट। सबसे पहले यमुना लहरी आती है, फिर आता है रसिकानंद और फिर आती है हमीरहट। यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरहट। यमुना लहरी, आंखें बंद की तो नींद आने लग गई है, ठीक है ना। यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरहट। यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरहट, ये 3 रचनाएं उनकी प्रारंभिक रचनाएं मानी जाती है। पहली 24 में है, दूसरी दोनों शायद 26 में है। उसके अलावा एक छोटी सी ट्रिक और बता दूं, कुछ रचनाएं बता दूं, ग्वाल की सारी नहीं बताऊंगा, कहीं आप बोर हो जाओगे। बाकी रचनाएं जो उनको याद कर सकते हैं, राधा माधव मिलन, ठीक है ना। ग्वाल की जो रचनाएं हैं उनको याद कर सकते हैं, राधा माधव मिलन। राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन से आ जाएगा राधाष्टक। राधा माधव मिलन से आ जाएगा राधाष्टक। राधा माधव मिलन से आ जाएगा राधाष्टक। अब राधा आ गई है तो भैया कृष्ण भी आ ही जाएंगे। कृष्ण जू को नक्सिक, कृष्ण जू को नक्सिक, नक्सिक से ने है निर्वाह। कृष्ण जू को नक्सिक, ने है निर्वाह। अब कृष्ण को मत छोड़िए, पहले क्या है? राधा और माधव दोनों है। राधा और माधव दोनों है। फिर आता है राधाष्टक।
जब राधा अकेली है तो पीछे पीछे कृष्ण भी चले आएंगे। कृष्ण जू को नक्सिक, कृष्ण जी आएंगे तो साथ साथ में बंसी भी लेकर आएंगे, तो बंसी लीला। जब बंसी बजेगी तो गोपियां भी आ जाएंगी, तो गोपी 25, गोपी 25। अब गोपियां आएंगी तो कुब्जा कहाँ पीछे रह जाएगी, तो भैया कुब्जा भी आ जाएगी, कुब्जाष्टक, ठीक है ना। ये इनकी प्रारंभिक रचनाएं हैं। कौन कौन सी? यमुना लहरी, ठीक है ना। फिर आता है रसिकानंद और हमीरहट, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरहट, यमुना लहरी, रसिकानंद और हमीरहट। फिर आता है राधा माधव मिलन, राधा माधव मिलन और राधाष्टक, राधाष्टक। राधा आ गई है तो कृष्ण भी आ जाएंगे, कृष्ण जू को नक्सिक, कृष्ण जी को नक्सिक। नए से एक बार नेह निर्वाह एक और रचना लिख दो, और कृष्ण जू को नक्सिक। कृष्ण के बाद कृष्ण साथ क्या लेकर आएंगे? बंसी, तो बंसी लीला। बंसी बजेगी तो गोपियां आ जाएंगी, गोपी 25, गोपी 25 के बाद आ जाएगा कुब्जा, तो कुब्जाष्टक। उसके अलावा इनकी है दूषण दर्पण और कवि दर्पण, दूषण दर्पण और कवि दर्पण, रस रंग और साहित्यानंद, रस रंग और साहित्यानंद, विजय विनोद और कवि हृदय विनोद, विजय विनोद और कवि हृदय विनोद, इश्क लहर दरियाव और रस रूप, इश्क लहर दरियाव और रस रूप, दीर्घ शतक अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भवन, दीर्घ शतक अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भवन, दीर्घ शतक अलंकार ब्रह्म भंजन और भक्त भवन। एक रचना और याद रहेगी, षड ऋतु। ये ग्वाल कवि की रचना है। वैसे तो सभी की बता सकता हूं मैं, पर अभी नहीं, ठीक है ना। अभी एक बार ये और बता दूं क्या? पैसे पद्माभरण, पैसे पद्माभरण, पैसे प्रताप सिंह विरुद्धावली, पैसे पद्माभरण, पैसे प्रताप सिंह विरुद्धावली। विरुद्धावली आ गई तो एक बार उसके साथ हिम्मत बहादुर विरुद्धावली और जोड़ दो, फिर वापस पै पर आ जाओ तो प्रबोध 50, प्रबोध 50 से 50 के साथ एक बार कली 25 जोड़ दो, ठीक है ना। पैसे पद्माभरण, पैसे प्रताप सिंह विरुद्धावली, फिर आ जाएगा हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, फिर आ जाएगा प्रबोध 50, फिर आ जाएगा कली 25, फिर आ जाएगा एक लय के साथ, मेरे साथ लय में आप गाएंगे कि जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। इसके अलावा राजनीति और ईश्वर 25 और यमुना लहरी और आलिजा प्रकाश, यमुना लहरी और आलिजा प्रकाश। ओके बाय टाटा, चलते हैं आगे भैया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या लिखते हैं? ऐसा कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। कौन लिखते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बिहारी से तुलना करते हैं, किसकी? पद्माकर की। बिहारी से तुलना करते हैं पद्माकर की। पद्माकर की तुलना बेनी प्रवीण से भी करते हैं और कहते हैं कि ये पद्माकर तक से टक्कर लेते हैं। कौन? बेनी प्रवीण। पद्माकर तक से टक्कर लेने में प्रवीण बेनी प्रवीण, ठीक है ना। ऐसा कभी इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ। आचार्य शुक्ल एक बार फिर से आपके बीच में उपस्थित होते हैं और लिखते हैं कि जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट कवि हैं, उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी है। जिस प्रकार ये अपनी परंपरा के परमोत्कृष्ट, किसको कहा है? याद रख लेना भैया, आचार्य शुक्ल ने रीति काल का परमोत्कृष्ट कवि, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का परमोत्कृष्ट कवि किसे कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति काल का परमोत्कृष्ट कवि किसे कहा है? तो ठोक कर लिख देना, पद्माकर ने। किसने? पद्माकर को, ठीक है ना। उसी प्रकार प्रसिद्धि में अंतिम भी आचार्य शुक्ल ने रीति काल के किस कवि को प्रसिद्धि में अंतिम कवि कहा है? आचार्य शुक्ल ने रीति काल के किस कवि को प्रसिद्धि में अंतिम कवि कहा है? तो पद्माकर को। प्रसिद्धि में भी अंतिम थे, ठीक है ना, और परमोत्कृष्ट भी थे। कहने से तात्पर्य जब ये आए थे तो क्या हुआ था? रीति काल पूरी तरह से पिट चुका था, लेकिन ये आते इन्होंने रीति काल की चमक बढ़ा दी थी और उनके जाते ही फिर चमक घट गई थी, क्योंकि ये अंतिम प्रसिद्ध कवि थे, रीति काल के अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। हम पढ़कर आए थे, रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का कथन पढ़कर आए थे काफी समय पहले, बहुत क्लासें हो गई हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने क्या लिखा था कि आचार्य की बात करते हैं तो भिखारी दास जी आते हैं, लेकिन अंतिम कवि की बात करते हैं तो पद्माकर आते हैं। ऐसा रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने भी कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देश में जैसा नाम इनका गूंजा, फिर आगे चलकर किसी का नहीं गूंजा, क्योंकि ये अंतिम प्रसिद्ध कवि थे ना, इसलिए भैया। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि देश में जैसा नाम इनका गूंजा, आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा। देश में जैसा नाम इनका गूंजा, आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा।
देश में जैसा नाम इनका गूंजा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा, क्योंकि ये बहुत से कवियों के आश्रय में भी रहे थे। याद रख लेना, क्योंकि ये अंतिम प्रसिद्ध कवि थे, क्योंकि ये प्रमोत्कृष्ट कवि थे। ये सारी बातें किसने कही है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कही है। क्या कहा है? पद्माकर को परमोत्कृष्ट कवि कहा है। पद्माकर को परमोत्कृष्ट कवि कहा है। फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो है अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। ये क्या थे? अंतिम प्रसिद्ध कवि थे। उसके बाद क्या नाम था? हाँ, देश में जैसा इनका नाम गूंजा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा। देश में जैसा नाम इनका गूंजा आगे चलकर और किसी का नहीं गूंजा। और एक बात और थी कि ऐसा कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर, ऐसा कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर और कोई नहीं हुआ। ऐसा कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर, हालांकि प्रमोत्कृष्ट कह दिया है लेकिन फिर भी बिहारी से दूसरे नंबर पर है भैया। शुक्ल का कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। शुक्ल तो शुक्ल है भैया। बच्चन सिंह जी क्या लिखते हैं? एक बार फिर बच्चन सिंह जी आगे देखते हैं क्या कहते हैं। बच्चन सिंह जी आते हैं तो कुछ पटाखा ही लेकर आते हैं भैया। पद्माकर नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों को ऋतुओं और त्योहारों में जोड़कर श्रृंगार वर्णन को उत्सव पूर्ण बना देते हैं। फलस्वरूप शारीरिक आकर्षण के साथ मानसिक आकर्षण भी संगुफित हो उठता है। फाग पद्माकर का प्रिय त्योहार है। देख लो भैया, फाग, होली, होली होलिया में उड़े रे गुलाल भैया, गुलाल। या अनुराग की फाग लखो जह रागती राग किशोर किशोरी। या अनुराग की फाग लखो जह रागती राग किशोर किशोरी। फाग नाम आ गया, मतलब कौन है? पद्माकर। आपके खुद के पद्माकर भैया, पद्माकर। याद कर लेना भैया, आएंगे पद्माकर जी वहीं तैयार मिलेंगे परीक्षा में, आगे सीट लगाकर बैठे होंगे आपके बगल में। डॉक्टर बच्चन सिंह जी एक बार क्या लिखते हैं सुन लेना, ये यहाँ तो याद हो जाएंगे, वहाँ बच्चन सिंह जी ने क्या लिखा था, शुक्ल जी ने क्या लिखा था, गणपत चंद्र गुप्त ने क्या लिखा था। तो बच्चन सिंह क्या कहते हैं? पद्माकर नायिका के संयोग वियोग के प्रसंगों को ऋतुओं और त्योहारों में जोड़कर श्रृंगार वर्णन को उत्सवपूर्ण बना देते हैं। फलस्वरूप शारीरिक आकर्षण के साथ साथ मानसिक आकर्षण, शारीरिक आकर्षण के साथ साथ मानसिक आकर्षण भी संगुफित हो उठता है। उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए, इनकी आज्ञा से इन्होंने गणगौर, उदयपुर के महाराणा भीम सिंह के दरबार में भी गए थे और इनकी आज्ञा से इन्होंने गणगौर के मेले का वर्णन भी किया था। गणगौर के मेले का वर्णन भी किया था। ठीक है ना? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शुक्ल नहीं है भैया, शुक्ल है। ऐसा सजीव मूर्ति विधान करने वाला कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना, ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना बिहारी को छोड़कर और किसी कवि में नहीं पाई जाती है। ऐसी कल्पना के बिना भावुकता कुछ नहीं कर सकती। या तो वह भीतर ही भीतर लीन हो जाती है अथवा असमर्थ पदावली के बीच व्यर्थ फड़फड़ाया करती है। तो भैया क्या कहा है? बिहारी से तुलना की है और बिहारी को छोड़कर कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर क्या लिखते हैं कि भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना? भाव मूर्ति विधायनी कल्पना का क्या कहना? ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। ये ऊहा के बल पर कारीगरी के मजमून बांधने के प्रयासी कवि न थे। हृदय की सच्ची स्वाभाविकता प्रेरणा इनमें थी। हृदय की सच्ची स्वाभाविक प्रेरणा इनमें थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आगे फिर लिखते हैं कि इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास में दिखाई पड़ती है। तो इन्होंने बिहारी से भी तुलना की है। वो कहते हैं कि ऐसा कवि इस काल में, ऐसा कवि बिहारी को छोड़कर और कोई नहीं हुआ।
ठीक है ना। तो पद्माकर जो है बिहारी को छोड़कर और कोई नहीं हुआ। फिर कल्पना की बात करते हैं, तो कल्पना में भी बिहारी को छोड़कर इनके जैसी और कल्पना किसी की नहीं थी, ठीक है ना, बिहारी के जैसी कल्पना। और अनेक रूपता की बात करते हैं, ठीक है ना, समन्वय की बात करते हैं कि समन्वय की चेष्टा किसमें थी, तुलसीदास में। किसने कहा था, समन्वय का कवि तुलसीदास को किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। तो समन्वय की कवि या अनेक रूपता जो है इसमें किसके समान थी, तुलसीदास जी के समान थी इनमें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल फिर लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आपसे आप हामी भरता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि लाक्षणिक शब्दों के प्रयोग द्वारा कहीं कहीं ये मन की अव्यक्त भावना को ऐसा मूर्तिमान कर देते हैं कि सुनने वाले का हृदय आपसे आप हामी भरता है। महाराज जगत सिंह की मृत्यु, महाराज जगत सिंह की मृत्यु के बाद ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में आ गए और यह कवित पढ़ा। महाराज जगत सिंह की मृत्यु के बाद ये ग्वालियर के महाराज जगत सिंह की, मतलब पहले जयपुर में प्रताप सिंह के यहाँ रहे और उनके लिए लिखी प्रताप सिंह विरुद्धावली। ठीक है ना। फिर उनके पुत्र जगत सिंह के यहाँ रहे, उनके यहाँ लिखा जगद विनोद। क्या था जगद विनोद में, 6 प्रकरण थे और 731 छंद थे। और वहां से ये ग्वालियर के महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में आ गए। महाराज दौलतराव सिंधिया के दरबार में आ गए। इन्हीं दौलतराव सिंधिया के सेनापति थी जिनके कहने पर हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था, जिनके कहने पर हितोपदेश का भाषा अनुवाद किया था। और यह कवित पढ़ा था, मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, कहे पद्माकर कसकी काश्मीर हूँ को, पिंजर सो घेरी के कलिंजर छुड़ावे गो, बांका नृप दौलत अलीजा महाराज कवो, साजी दल पकड़ी फिरंगिन दबावे गो, दिल्ली दहपटी पटना हूँ को झपट करी, कब हूँ को लता कलकत्ता को उड़ावे गो। मीनागढ़ बंबई सुमंद, ये पहली बंदर वाली याद रख लेना। मीनागढ़ बंबई सुमंद मंदराज बंग, बंदर को बंद करी बंदर बसावे गो, ये याद रख लेना भैया। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं कि पै से पद्माकर की रचनाएं, पै से पद्माभरण, पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, विरुद्धावली से हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, पै से पद्माभरण और पै से प्रताप सिंह विरुद्धावली, विरुद्धावली से हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। फिर पै को मत छोड़ना। फिर आता है प्रबोध पचासा, पचासा से आ जाएगा कली पच्चीसी, प्रबोध पचासा कली पच्चीसी। फिर एक लय में मेरे साथ गाएंगे कि जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी, जगद विनोद राम रसायन गंगा लहरी। और उसके बाद इनकी रचनाएं आती है राजनीति और ईश्वर पच्चीसी, राजनीति और ईश्वर पच्चीसी। फिर आता है यमुना लहरी और आलीजा प्रकाश, यमुना लहरी और आलीजा प्रकाश। इसके अलावा इन्होंने भीम सिंह के कहने पर गणगौर का चित्रण भी किया था। भीम सिंह कहाँ के थे, कोटा के थे क्या? भीम सिंह के कहने पर, कोटा के भीम सिंह के कहने पर गणगौर का चित्रण भी किया था। और सिंधिया के सेनापति के कहने पर इन्होंने भाषा हितोपदेश का भाषा अनुवाद भी किया था, हितोपदेश का भाषा अनुवाद भी किया था। ये थी पद्माभरण जो रचना, पद्माभरण रचना है इनकी प्रथम रचना है। पद्माभरण के बाद इन्होंने लिखा था प्रताप सिंह विरुद्धावली, जो जयपुर के महाराजा प्रताप सिंह के आश्रय में लिखी गई थी। उसके बाद इनकी आती है हिम्मत बहादुर विरुद्धावली, वो सजाउद्दौला के सेनापति अनूपगिरी जिनका उपनाम हिम्मत बहादुर था, उन पर ये लिखी गई थी। फिर आता है इनकी प्रबोध पचासा,
प्रबोध पचासा जो है भक्ति और विराग संबंधी रचना है जो इन्होंने घर पर लिखी थी, भक्ति और विराग संबंधी रचना जो इन्होंने घर पर लिखी थी। उसके बाद आता है जगद विनोद जो इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है। जगद विनोद जो है इनकी प्रसिद्धि का प्रमुख आधार है, ऐसा बच्चन सिंह जी कहते हैं। जगद विनोद में क्या है, 6 प्रकरण और 731 छंद है, ठीक है ना। उसके बाद राम रसायन आता है और गंगा लहरी जो है वो इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। इनको कुष्ठ रोग हो गया था, उसके निवारण के लिए इन्होंने गंगा लहरी की रचना की थी, कानपुर में रहकर इसकी रचना की थी और ऐसा कहा जाता है इसकी रचना भी जगत सिंह के आश्रय में की गई थी। तो इस तरह से अगर क्लास पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरी तरफ से शुभकामनाएं ले लेना। जय हिंद।